हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे पढ़ने से अबाउट द इंडिविजुअल डिफरेंसेस। ये 12th का साइकोलॉजी का चैप्टर 1 है, इन केस अगर आप समझना चाह रहे हैं कि कहाँ से पढ़ा रही हूँ ये। सो व्हाई आर सम पीपल मोर इंटेलिजेंट एंड अदर्स? कुछ लोग बाकियों से कुछ ज़्यादा इंटेलिजेंट क्यों होते हैं? इज इट ड्यू टू देयर हेरिडिटी और इज इट ड्यू टू इन्फ्लुएंस ऑफ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स? हेरिडिटरी रीजन से वो एक दूसरे से इंटेलिजेंट होते हैं या फिर इन्वायरमेंटल फैक्टर्स यानी आसपास की जो चीजें हैं, जो सराउंडिंग है, उसकी वजह से? यू हैव ऑलरेडी रेड अबाउट द इन्फ्लुएंस ऑफ दीज फैक्टर इन द डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल इन क्लास 11। आपने इसके बारे में ऑलरेडी पढ़ा है कि इन सब फैक्टर्स का क्या इन्फ्लुएंस होता है किसी इंडिविजुअल पे, एंड 11th क्लास में आपने इसको स्टडी भी किया है। नाउ सबसे पहले तो इंटेलिजेंस समझते हैं होता क्या है। इंटरप्ले ऑफ नेचर एंड नर्चर। The evidence for hereditary influences on intelligence come mainly from studies on twins and adopted children. अगर हम लोगों को कभी भी स्टडी करना है कि हेरिडिटरी का क्या इन्फ्लुएंस है या फिर अगर हेरिडिटरी और इंटेलिजेंस आपस में रिलेटेड है, तो हम जनरली ट्विन्स के ऊपर स्टडी करते हैं एंड अडॉप्टेड चिल्ड्रन उनके ऊपर स्टडी करते हैं, ठीक है, जो सेम है या अडॉप्टेड चिल्ड्रन है। द इंटेलिजेंस ऑफ आइडेंटिकल ट्विन्स रियर्ड टुगेदर कोरिलेट ऑलमोस्ट 0.90। यानी इन्होंने क्या बोला कि कोई भी हम अगर बात करें आइडेंटिकल ट्विंस, बिल्कुल सेम जो ट्विंस हैं, अगर हम उनके इंटेलिजेंस को कंपेयर करेंगे तो 0.90 तक वो कोरिलेट करती है। सॉरी 90 नहीं, 0.90। ट्विंस सेपरेटेड अर्ली इन चाइल्डहुड ऑल्सो शो कंसिडरेबल सिमिलैरिटी इन देयर इंटेलेक्चुअल, पर्सनैलिटी एंड बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक। ऐसे ट्विंस जो चाइल्डहुड में जिनको सेपरेट किया गया था या फिर जो मतलब थोड़ा सेपरेट हो गए थे, उनके अंदर भी इंटेलेक्चुअल यानी कि सोचने का तरीका, जो चीज़ों को समझते हैं, पर्सनालिटी और बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक्स जो थे वो काफ़ी हद तक सेम थे। द इंटेलिजेंस ऑफ आइडेंटिकल ट्विंस रियर्ड इन डिफरेंट इन्वायरमेंट कोरिलेट 0.72। ये बिल्कुल सेम इन्वायरमेंट इन एवरीथिंग में 0.90 था, जो यहाँ पे था यानी कि डिफरेंट इन्वायरमेंट में वो 0.72 कोरिलेट हुई, ठीक है, मतलब कंपेयर करते हैं। Those of fraternal twins reared together correlate almost 0.60। जो fraternal twins होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं 0.60 वो कोरिलेट हो पाए। एंड दोज ऑफ ब्रदर्स एंड सिस्टर reared together correlate about 0.50। तो ये सब ना एक तरीका है, मतलब बता दिया कि कितना कोरिलेट कर रहा है, कितना सेम है। जो कि कुछ सिबलिंग्स जिनको अलग, मतलब हमने देखा कि वो अलग पाले पोसे गए थे और उनको कोरिलेट किया तो इट वॉज 0.25। Another line of evidence comes from the studies of adopted children, which shows that children intelligence is more similar to their biological rather than adoptive parents। तो यानी कि कोई भी बच्चा है, if that child, अगर मैं उसके इंटेलिजेंस की बात करूं तो ऐसे बच्चों की इंटेलिजेंस अपने बायोलॉजिकल पेरेंट से ज़्यादा मिलेगी। इंटेलिजेंस अगर कोई अडॉप्टेड बच्चा है उसकी इतनी मैच नहीं होगी इंटेलिजेंस। तो ये बात कहीं ना कहीं ये शो करती है कि इंटेलिजेंस में हेरिडिटी का रोल होता है। With respect to the role of environment, studies have reported that as children grow in age, their intelligence level tend to move closer to that of their adoptive parents। देखो, अब ये बच्चा था जो अडॉप्टिव था, तो इसकी पहले बायोलॉजिकल जो पेरेंट्स थे उससे काफ़ी मैच हो रही थी, लेकिन जैसे जैसे वो बच्चा बड़ा होता गया तो उनकी जो इंटेलिजेंस लेवल था वो अपने अडॉप्टिव पेरेंट जैसा होता गया। Children from disadvantaged home adopted into family with higher socio-economic status exhibit a large increase in their intelligence score। ऐसे बच्चे जिनके घर मतलब वो इतने प्रिविलेज नहीं थे और उनको अगर किसी हाई सोसाइटी मेंबर्स ने अडॉप्ट किया और फिर उसके ऊपर अगर इंटेलिजेंस स्कोर निकाला गया तो उनका ज़्यादा अच्छा इंटेलिजेंस स्कोर आया। There is evidence that environmental deprivation lowers intelligence, while rich nutrition, good family background and quality schooling increase intelligence। मतलब उसने क्या बोला कि अगर किसी को अच्छा न्यूट्रिशन मिलता है, अच्छा फैमिली बैकग्राउंड, क्वालिटी स्कूलिंग मिलती है तो उसका इंटेलिजेंस लेवल बढ़ता है। और अगर एक की बात करें जिसको अच्छा इन्वायरमेंट नहीं मिला है तो उसका जो इंटेलिजेंस लेवल है वो लो होगा। There is a general consensus among psychologists that intelligence is a product of complex interaction of heredity and environment। तो साइकोलॉजिस्ट के बीच में आपस में बहुत सारे ऐसे थॉट्स जिस चलते रहते हैं, अपने अपने विचार, ये सब। तो उसके अकॉर्डिंग इंटेलिजेंस इज अ प्रोडक्ट ऑफ किस किस के बीच में, हेरिडिटी यानी कि जो नेचर से मिला है, एंड नर्चर यानी इन्वायरमेंट जहाँ वो पाले पोसे गए हैं। इन दोनों के प्रोडक्ट से इंटेलिजेंस निकलता है। तो आप किसी एक चीज को कंट्रीब्यूशन नहीं दे सकते कि ये चीज की वजह से ऐसा हुआ है। सो हेरिडिटी कैन बी बेस्ट बी व्यूड एज समथिंग
that sets a range of within individual development is actually shaped by the support and opportunity of the environment. So एक पर्सन है, इसकी हेरिडिटी फिक्स है क्योंकि उसको इतनी मिली है, अब वो कितना कैसे शेप लेगी, कितना बढ़ेगी, वो डिपेंड करता है उसके इन्वायरमेंट में, ठीक है। तो आपने इंडिविजुअल डेवलपमेंट में केवल और केवल हेरिडिटरी या फिर केवल इन्वायरमेंट से फर्क नहीं पड़ता, दोनों चीजें इक्वली कंट्रीब्यूट करती हैं एंड धीरे धीरे ऑब्वियसली इन्वायरमेंट से बहुत फर्क पड़ता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं असेसमेंट ऑफ इंटेलिजेंस। अगर हमें पता लगाना है कि कोई कितना इंटेलिजेंट है तो कैसे पता लगाएं। इन 1905 एल्फ्रेड बिनेट एंड थियोडोर साइमन बोल सकते हैं, मेड द फर्स्ट सक्सेसफुल अटेम्प्ट टू फॉर्मली मेजर इंटेलिजेंस। उन्होंने पहली बार कोशिश की कि हम इंटेलिजेंस मेजर कर पाए। 1908 में व्हेन द स्केल वाज रिवाइज्ड दे गिव द कंसेप्ट ऑफ मेंटल एज। उन्होंने एक एज दे दी मेंटल एज, ठीक है, विच इज अ मेजर ऑफ अ पर्सन इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट रिलेटिव टू पीपल ऑफ हर हिज एज ग्रुप। मेंटल एज ऐसा होता है ना कि अगर मैं बात करूँ एक पर्सन की कितनी इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट हो रही है, वो किस हिसाब से सोच पा रहा है। आपने कई बार सुना होगा ऐसे कुछ लोग होते हैं जो उनकी मेंटल एज बहुत ज़्यादा नहीं होती, भले ही वो खुद ग्रो कर जाएं, तो कई बार ये मेंटल एज जो होती है दैट इज उसके आसपास के लोगों के कंपैरिजन में उसका क्या मतलब, जिसे कहते हैं ना इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट कितनी हुई है। अ मेंटल एज of 5 means that a child performance or an intelligent test equal to average performance level of a group of 5-year-old। अगर मैं बात करूँ एक मेंटल एज 5 की, किसी एक 5 साल की उम्र के एक बच्चे की मेंटल एज की, तो उसका मतलब है कि चाइल्ड परफॉर्मेंस ऑन एन इंटेलिजेंट टेस्ट, जो टेस्ट होगा उसकी जो चाइल्ड की परफॉर्मेंस है वो अराउंड उसके आसपास के बच्चों को देखते हुए होगा, ठीक है। अ चाइल्ड परफॉर्मेंस ऑन एन इंटेलिजेंस टेस्ट इक्वल्स द एवरेज परफॉर्मेंस लेवल ऑफ अ ग्रुप ऑफ 5-year-old। यानी सारे बच्चों में 5-year-old में उस बच्चे की परफॉर्मेंस कैसी है। क्रोनोलॉजिकल एज इज द बायोलॉजिकल एज फ्रॉम बर्थ। तो 2 एज होती हैं, मेंटल एज कि भाई उसका ब्रेन वो इंटेलेक्चुअल किस लेवल पे सोच पा रहा है, समझ पा रहा है, और एक होती है क्रोनोलॉजिकल एज जिसका मतलब होता है एक्चुअल एज, जो बचपन से बच्चा जो बढ़ के हो रहा है उसकी एक्चुअल एज क्या है, ठीक है। सो MA इज बिलो द CA। ये क्या बोला इसने, यहाँ पे पूरी लाइन पढ़ लेते हैं। अ ब्राइट चाइल्ड MA इज मोर देन हर हिज CA। अगर एक बहुत ही ब्राइट चाइल्ड है तो मतलब उसकी जो मेंटल एज होगी, जो उसकी इंटेलेक्चुअल पावर होगी, सोचने की क्षमता होगी, वो उसकी CA से ज्यादा होगी। CA मतलब क्रोनोलॉजिकल एज से ज्यादा होगी। तो ऑब्वियसली बात है कोई बहुत ही ब्राइट है तो हम कहते नहीं बहुत ही ब्राइट है, उसने कम उम्र में ये सब कर लिया, तो मतलब उसकी मेंटली एज ज्यादा थी उसके क्रोनोलॉजिकल एज से, ठीक है। सो उसी हिसाब से अगर एक डल चाइल्ड है तो हो सकता है कि उसकी MA जो हो यानी मेंटल एज जो हो वो क्रोनोलॉजिकल एज से कम हो। रिटार्डेशन वॉज डिफाइंड बाय बिनेट एंड साइमन एज बीइंग 2 मेंटल एज ईयर्स बिलो द क्रोनोलॉजिकल एज। रिटार्डेशन बोलते हैं कभी कभी जो वर्ड यूज होता है रिटार्ड, ठीक है, ऐसे बोलते हैं ना मेंटली रिटार्ड, कई बार ऐसा बोलते हैं, तो मतलब कि उसकी जो मेंटल एज होगी वो क्रोनोलॉजिकल एज से कम होगी, यानी वो जितनी उम्र का होगा उससे कम उसका इंटेलेक्चुअल ब्रेन वर्क करेगी। In 1912, William Stern, a German psychologist, devised the concept of intelligence quotient। ठीक है, तो उन्होंने एक प्रॉपर कंसेप्ट डेवलप किया जिसका नाम था इंटेलिजेंस क्वोशंट। IQ जो हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं IQ, तेरा IQ कितना है, तेरा IQ ज्यादा है कम है, ये जो लाइन बोलते हैं हम, तो IQ रेफर्स टू मेंटल एज डिवाइडेड बाय क्रोनोलॉजिकल एज एंड मल्टीप्लाई बाय 100। तो यहाँ पे मेंटल एज मतलब जो सोचने समझने की क्षमता है, CA मतलब जो क्रोनोलॉजिकल बायोलॉजिकल एज है उसको 100 से इंटू कर दो तो IQ आ जाएगा कि किसका कितना है। द नंबर 100 इज यूज एज अ मल्टीप्लायर टू अवॉइड द डेसिमल पॉइंट। डेसिमल में ना आए इसीलिए 100 यूज किया जाता है मल्टीप्लाई के लिए। व्हेन द MA इक्वल्स द CA द IQ इक्वल्स 100। जब MA और CA दोनों इक्वल हो जाते हैं तो हम उसको बोलते हैं कि 100 है। इफ MA इज मोर देन CA, अगर मैं बोलूं कि MA CA से ज्यादा है, इफ MA इज मोर देन CA देन IQ इज मोर देन 100। मतलब मेंटल एज अगर किसी की थोड़ी सी भी ज्यादा है CA से, उसकी नॉर्मल एज से क्रोनोलॉजिकल एज से अगर मेंटल एज उसकी ज्यादा है तो हम बोलते हैं IQ इसका 100 से ऊपर है। IQ 100 से कम तब होगा जब मेंटल एज उसकी CA से कम होगी, मतलब वो मेंटली इतना तेज ब्राइट नहीं होगा जितना उसकी एज है उसके अकॉर्डिंग। For example, a 10-year-old child with mental age of 12 would have IQ of 120। एक 10 ईयर का बच्चा जिसकी मेंटल एज 12 है, इसका मतलब उसका IQ 120 होगा, ठीक है।
क्योंकि उसकी जो एज है यहाँ पे, ये क्रोनोलॉजिकल एज है, ये 12 क्या है, उसकी मेंटल एज है। और आईक्यू हमने कैसे निकाला, MA/CA इंटू 100। दिस इज इम्पॉर्टेंट, काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नाउ वेयर इज द सेम चाइल्ड विद एन MA ऑफ 7। अगर किसी की हम बात करें, मेंटल एज उसकी 7 है, लेकिन अगर उसकी एक्चुअल एज 10 है, मतलब जो क्रोनोलॉजिकल एज है, तो उसका जो IQ है वो 70 होगा। एंड इसका मतलब उस बच्चे का बहुत ज़्यादा मतलब इंटेलिजेंट नहीं होगा वो, ठीक है। एवरेज IQ जो किसी पॉपुलेशन में होता है वो 100 होता है, इरिस्पेक्टिव ऑफ द एज। मतलब अगर मैं बात करूँ, चाहे छोटा बच्चा हो चाहे बड़ा बच्चा हो, जनरली जो IQ आता है वो 100 आता है। IQ scores are distributed in the population in such a way that the score of most people tend to fall in middle range of the distribution. ये जो IQ score है वो population में इस तरह से distributed है that the score of most people tend to fall in the middle range of the distribution. मतलब बीच में पड़ता है mostly लोगों का, ठीक है। इस तरह से distributed है कि mostly लोगों का बीच में पड़ता है। Only a few people have either very high or very low scores. या तो किसी का बहुत ही अच्छा IQ होगा या किसी का बहुत ही लो IQ होगा। द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर द IQ स्कोर टेंड टू अप्रोक्सीमेट अ बेल शेप्ड कर्व कॉल्ड द नॉर्मल कर्व। अगर IQ स्कोर का एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बनाओगे तो यहाँ पे देखो कैसा बेल शेप कर्व बन रहा है, क्या दिखा रहा है, यहाँ से बिल्कुल कम 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 कम, यानी यहाँ पे इंटेलेक्चुअल डेफिशिएंसी, अगर इसकी बात करें इस रीजन में इंटेलेक्चुअल डेफिशिएंसी, बच्चा इतना स्मार्ट नहीं है, पर जैसे 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 बढ़ेगा 100 तक मोस्टली सबका पड़ता है। और यहाँ पे अगर मैं आ जाऊं तो यहाँ पे देखो 180 हो गया, ठीक है। तो ओवरऑल जिसका भी पड़ता है वो एवरेज सबका यहाँ पड़ता है। बट अगर कोई बहुत ही इंटेलिजेंट है तो उसका यहाँ पड़ेगा, कोई कम इंटेलिजेंट है तो उसका यहाँ पड़ेगा, ठीक है। सो दिस मीन्स IQ स्कोर इन अ पॉपुलेशन इज 100। पीपल विद IQ स्कोर इन द रेंज ऑफ 90 to 110 हैव नॉर्मल इंटेलिजेंस। जिसकी 90 से लेके 110 तक रहेगा उसकी नॉर्मल इंटेलिजेंस है। जिसका IQ 70 से नीचे है, ऐसा मानते हैं कि उसका जो इंटेलेक्चुअल मतलब इट इज नॉट वेरी इंटेलिजेंट, दैट पर्सन इज नॉट वेरी इंटेलिजेंट, और वहां पे चांसेस है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के। वाइल पर्सन विद IQ अबव 130, जिसका 130 के ऊपर IQ है, कंसिडर किया जाता है कि वो बहुत ही एक्सेप्शनल टैलेंट है, उनके अंदर बहुत ही ज्यादा तेज दिमाग है। द IQ स्कोर ऑफ अ पर्सन कैन बी इंटरप्रेटेड बाय रेफरिंग टू टेबल 1.1। हम लोग इस टेबल को देखते हुए IQ निकाल सकते हैं ओवरऑल। सो यहाँ पे एवरेज माना जा रहा है, ठीक है। ये एवरेज है कि ठीक है इतने में तो इंटेलिजेंट ही है, 50% जनसंख्या इतनी होती है। इसके बाद 16.1 यानी कि थोड़ा अच्छा है। 6.7 पॉपुलेशन का सुपीरियर है, वेरी सुपीरियर जिसका 130 के ऊपर है। और सेम वे में अगर कोई 70 के नीचे चला जाता है तो हम कह सकते हैं कि वो बहुत इंटेलिजेंट नहीं है। ऑल पर्सन्स डू नॉट हैव द सेम इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी। सारे लोगों की जो इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी है वो मतलब जिसे कहते हैं ना सेम नहीं होती। सम आर एक्सेप्शनली ब्राइट एंड सम आर बिलो एवरेज। कुछ बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, कुछ एवरेज होते हैं या बिलो एवरेज होते हैं। वन प्रैक्टिकल यूज ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट इज टू आइडेंटिफाई पर्सन एट द एक्सट्रीम्स ऑफ इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग। हम समझ सकते हैं कि वो कहाँ पर है, वो बंदा कहाँ स्टैंड करता है, इधर या तो बहुत इंटेलिजेंट है या एवरेज है या कैसा है। इफ यू रेफर टू टेबल 1.1, अगर आप टेबल 1.1 को रेफर करो, आप नोटिस करोगे केवल 2% लोग हैं जिनका 130 के ऊपर, जिसे कहते हैं ना IQ, ठीक है, 130 के ऊपर। एंड द सिमिलर परसेंटेज यानी केवल 2.2 है जिनका IQ 70 के नीचे, ठीक है। ये दो चीजें हुई। इसके बाद द पर्सन इन द फर्स्ट ग्रुप आर कॉल्ड द इंटेलेक्चुअली गिफ्टेड। जो लोग बहुत जो फर्स्ट ग्रुप में आते हैं, जिनका हम 130 से ऊपर कह रहे हैं, 2.2% लोग जो वर्ल्ड में होते हैं वो इंटेलेक्चुअल गिफ्टेड होते हैं। जो सेकंड ग्रुप में आते हैं उनको हम बोलते हैं इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड, क्योंकि वो इतना अच्छे से समझ नहीं पा रहे हैं, उनका ब्रेन इतने अच्छे से काम नहीं कर रहा है। दीज टू ग्रुप डेविएट कंसिडरेबली फ्रॉम द नॉर्मल पॉपुलेशन। अब ये दोनों ही ग्रुप जो है, यानी कि अगर मैं बात करूं इस वाले की, ये बिल्कुल अलग है नॉर्मल पॉपुलेशन से, ये अलग है, और एवरेज में ये 50% आ जाता है, ठीक है। इसके बाद आते हैं ये जो दोनों हैं, ये क्या होता है कि ये बिल्कुल अलग है, चाहे कॉग्निटिव इमोशनल कोई भी कैरेक्टरिस्टिक आप ले लो। नाउ वेरिएशन ऑफ इंटेलिजेंस हम पढ़ेंगे और इसमें कुछ पॉइंट्स है वो कवर करेंगे। इंटेलिजेंस टेस्ट बाद में पढ़ेंगे, वो अगली वीडियो में, बट फिलहाल के लिए वी विल स्टडी अबाउट द वेरिएशन ऑफ इंटेलिजेंस। इंटेलेक्चुअल डेफिशिएंसी, नाम से पता चल रहा है कि उस पर्सन के अंदर किसी चीज की कमी है, और इंटेलेक्चुअल मतलब सोचने समझने की क्षमता और बहुत सारी चीजें आ जाए।
ऑन द वन हैंड आर द गिफ्टेड एंड क्रिएटिव पर्सन, वी डिस्कस ब्रीफली अर्लियर। एक तरफ तो वो लोग हो गए जो बहुत क्रिएटिव है, गिफ्टेड है। दूसरे हाथ पे देर आर चिल्ड्रन जिनको बहुत प्रॉब्लम होती है छोटी छोटी चीजें, सिंपल स्किल सीखने में। दोज चिल्ड्रन हु हैव इंटेलेक्चुअल डेफिशिएंसी आर टर्म्ड एज इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड। तो वो लोग जिनको थोड़ा भी जल्दी सीखने में टाइम लगता है, हम उनको इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड बोलते हैं। एज अ ग्रुप देर इज अ वाइड वेरिएशन अमंग द इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड, बहुत वेरिएशन होती है इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड में। द अमेरिकन एसोसिएशन ऑन मेंटल डेफिशिएंसी, AAMD अगर मैं बात करूं, अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ मेंटल डेफिशिएंसी व्यूज intellectual disability as significantly sub-average general intellectual functioning existing concurrently with deficit in adaptive behavior and manifested during the development period. यहाँ पे इन्होंने 3 बातें बोली। पहला तो in order to be judged as intellectually disabled a person must show significantly sub-average intellectual functioning, यानी कि अगर किसी को हम बोल रहे हैं कि वो इंटेलेक्चुअली डिसेबल है तो वो शो करना चाहिए कि उसका मतलब जो इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग है वो कितनी है। तो जनरली जिसकी IQ 70 से नीचे आती है हम उसको सब एवरेज इंटेलिजेंस बोलते हैं। द सेकंड रिलेट टू डेफिसिट्स इन एडेप्टिव बिहेवियर, मतलब उसके जो एक होता है ना कि हमें कोई चीज़ नहीं आती लेकिन अगर हम उस इन्वायरमेंट में जाते हैं तो हम सीखते हैं। तो सेकंड उसको दिखा रहा है डेफिसिट इन एडेप्टिव बिहेवियर, वो जो चीज़ें सीख रहा है उसमें जो कमी है। एडेप्टिव बिहेवियर रेफर्स टू अ पर्सन कैपेसिटी टू बी इंडिपेंडेंट एंड डील इफेक्टिवली विद वंस इन्वायरमेंट। एडेप्टिव बिहेवियर उसको हेल्प, एडेप्टेशन का मतलब होता है सपोज हम एक नई जगह गए, हमें अगर पता है थोड़ा भी तो हम क्या करते हैं, हम अगर इंटेलिजेंट हैं या हमारी इंटेलिजेंस एवरेज भी है तब भी हम धीरे धीरे समझ लेते हैं कि हमें यहाँ पे कैसे रहना है, क्या करना है। तो ये जो एडेप्टिव बिहेवियर है अगर वो किसी के अंदर नहीं दिख रहा तो हम कह सकते हैं कि हाँ वो पर्सन इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड है। तो पहला पॉइंट तो हमने IQ बोल दिया, दूसरा हमने डेफिसिट्स इन एडेप्टिव बिहेवियर, ठीक है। थर्ड फीचर है द डेफिसिट मस्ट बी ऑब्जर्व ड्यूरिंग द डेवलपमेंट पीरियड दैट इज बिटवीन 0 to 18 ईयर ऑफ एज। ये जो डेफिसिट हमने मतलब ऑब्जर्व किया है ये 0 से 18 साल की उम्र के बीच में हमने नोटिस किया। इंडिविजुअल हु आर कैटेगराइज्ड एज हैविंग इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी शो सिग्निफिकेंट वेरिएशन इन देयर एबिलिटी। जिनको भी हम कहते हैं कि ठीक है इनके पास थोड़ा सा इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है, दे आर नॉट वेरी गुड, बहुत इंटेलिजेंस नहीं है, तो वो कहीं ना कहीं अपनी एबिलिटी में, रेंजिंग में, इन सब में डिफरेंसेस दिखाते ही दिखाते हैं, ठीक है। तो देखो दे शो सिग्निफिकेंट वेरिएशन इन देयर एबिलिटी रेंजिंग फ्रॉम दोज हु कैन बी टॉट टू वर्क इन फंक्शन विद स्पेशल अटेंशन, जिसपे हम थोड़ा सा काम कर सकते हैं कुछ लोगों पे, लेकिन कुछ लोगों के लिए ये थोड़ा मुश्किल होता है तो हम वो नहीं सीख पाते आराम से, ठीक है। टू दोज हु कैन नॉट बी ट्रेन्ड एंड रिक्वायर इंस्टीट्यूशनल केयर थ्रू आउट देयर लाइफ। तो यहाँ पे क्या बोला हमने, एक तो हो गए लोग जो यहाँ पे जिसमें बोला ना कि वेरिएशन, जिनकी देखो सपोज एक लोग हैं जिनको हमने थोड़ा मेहनत करी, स्पेशल अटेंशन दी तो हम उनको ठीक कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं उनको हम वी कांट मेक एनी डिफरेंस, वहां पे हम चेंजेस नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये इधर आ गए, दे कैन नॉट बी ट्रेन्ड और उनको हमें प्रॉपर इंस्टीट्यूशनल केयर देना ही होता है थ्रू आउट देयर लाइफ्स। यू हैव लर्न अर्लियर दैट द मीन IQ स्कोर इन द पॉपुलेशन इज 100। हमने पढ़ लिया था कि जनरली 100 होता है, ठीक है। These figures are used to understand the categories of intellectually disabled। ये जो फिगर्स होती हैं ये हमें कैटेगरीज बताने में हेल्प करती है। जैसे अगर मैं बोलूँ माइल्ड, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में भी ना वेरिएशन है, किसी का IQ 55 से लेके 70 तक है तो वो माइल्ड है, 35 to 40 है तो वो मॉडरेट है, 20 से 25 अगर वो क्या कहते हैं मतलब अगर IQ है तो बहुत ही सीवियर है, एंड देन प्रोफाउंड तो मतलब बहुत ही ज़्यादा खतरनाक इन द सेंस इस टर्म में कि बहुत ज़्यादा डेफिशिएंट है। ऑल्दो द डेवलपमेंट ऑफ पीपल विद माइल्ड डिसेबिलिटी इज टिपिकली स्लोअर देन दैट ऑफ द पीयर्स, यानी कि ऑल्दो जो डेवलपमेंट होती है लोगों की जिनकी माइल्ड डिसेबिलिटी होती है वो स्लोअर होती है देन देयर ऑफ द पीयर्स, मतलब वो अगर अपने आसपास के लोगों के साथ बैठे तो उनकी जो डेवलपमेंट है वो धीरे होगी। दे कैन फंक्शन क्वाइट इंडिपेंडेंटली, होल्ड जॉब्स एंड फैमिली, यानी कि ऐसे लोग अगर मैं जिनको माइल्ड में बोलूँ, जिनका 55 से 70 के बीच में आ रहा है, तो वो अपने ही ऐसे साथ के लोग जिनका IQ कम है उसमें भी वो दे आर बेटर, बिकॉज ऐसे लोग जॉब कर सकते हैं, फैमिलीज दे कैन हैव, इंडिपेंडेंटली वर्क कर सकते हैं। जैसे जैसे लेवल ऑफ डिसेबिलिटी इंक्रीज होता है वो डिफिकल्टीज धीरे धीरे ज़्यादा मार्क होती हैं। पीपल विद मॉडरेट डिसेबिलिटी लैग बिहाइंड देयर पीयर्स इन लैंग्वेज एंड मोटर स्किल्स, जिनके अंदर काफ़ी ज़्यादा डिसेबिलिटी होती है या मॉडरेट डिसेबिलिटी होती है, ये कैटेगरी 35 to 40, उनको समझने में, मोटर स्किल्स सीखने में काफ़ी टाइम लगता है। उनको हम ट्रेन कर सकते हैं सेल्फ केयर स्किल्स एंड सिंपल सोशल कम्युनिकेशन स्किल्स में।
लेकिन स्टिल उनको हर दिन सुपरविजन की डेली मतलब ज़रूरत पड़ती है एवरीडे टास्क में। इंडिविजुअल विथ प्रोफाउंड एंड सीवियर डिसेबिलिटी आर इनकैपेबल ऑफ मैनेजिंग लाइफ एंड नीड कॉन्स्टेंट केयर फॉर देयर एंटायर लाइफ। ऐसे लोग जो प्रोफाउंड या फिर बहुत सीवियर में हम कहते हैं, उनको अपनी पूरी लाइफ में दे नीड सपोर्ट, उनको अपनी एंटायर लाइफ में दे नीड समवन, और वी नीड टू मैनेज ऐसे लोगों को, क्योंकि ऐसे में वो अपने आप नहीं कर सकते हैं। इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे चैप्टर 4 में, बट फिलहाल के लिए इतना ही। नाउ इंटेलेक्चुअल गिफ्टेडनेस की बात करते हैं। ये तो डेफिशिएंसी हो गई, इंटेलेक्चुअल डेफिशिएंसी। अब मैं अगर इंटेलेक्चुअल गिफ्टेडनेस की बात करूं, यानी कि कोई जो बहुत इंटेलिजेंट है। इंटेलेक्चुअली गिफ्टेड इंडिविजुअल शो हायर परफॉर्मेंस बिकॉज ऑफ देयर आउटस्टैंडिंग पोटेंशियलिटीज। वो अच्छी परफॉर्मेंस शो करते हैं क्योंकि उनका जो पोटेंशियल है वो बहुत हाई है, अच्छा है। द स्टडी ऑफ गिफ्टेड इंडिविजुअल बिगेन इन 1925। ये जो स्टडी हुई थी किसी भी गिफ्टेड इंडिविजुअल की 1925 में स्टार्ट हुई थी, when Louis Terman followed the life of about 1500 children with IQ of 130 and above to examine how intelligence was related to occupational success and life adjustment. Basically, लुइस टर्मेन चाहते थे कि अगर मैं बात करूं आईक्यू की, कैसे आईक्यू और डेली लाइफ की जो सक्सेस होती है, या फिर मैं बात करूं कैसे उनका एडजस्टमेंट है उसके साथ किस तरह से वो लाई करता है, यानी अगर किसी की ज्यादा आईक्यू है तो कैसे उसको फर्क पड़ रहा है। ऑल्दो ये जो टर्म है टैलेंट एंड गिफ्टेडनेस वो यूज होते हैं इंटरचेंजेबली। कई बार हम बोलते हैं तो गिफ्टेड है, बहुत ही गिफ्टेड है, कुछ बोलते हैं टैलेंट है भाई, ठीक है। तो दोनों का अलग अलग हर बार अलग अलग तरह से यूज हो जाते हैं। गिफ्टेडनेस इज एक्सेप्शनल जनरल एबिलिटी शोन इन सुपीरियर परफॉर्मेंस इन अ वाइड वेराइटीज ऑफ एरिया। गिफ्टेडनेस मतलब आपके अंदर बहुत ही कोई ऐसी एबिलिटी है जो बहुत ही अलग है, अलग ही परफॉर्मेंस है, इस सब में आता है। टैलेंट इज नैरोअर टर्म एंड रेफर टू रिमार्केबल एबिलिटी इन स्पेसिफिक। टैलेंट कहीं भी हो सकता है, स्पिरिचुअल, सोशल, एस्थेटिक, किसी भी सेंस में। द हाईली टैलेंटेड आर समटाइम कॉल्ड प्रोडिजीज। जो बहुत टैलेंटेड होते हैं, जिनको हम मानते हैं कि वो टैलेंटेड की कैटेगरी में आते हैं, उनको हम लोग प्रोडिजीज बोल देते हैं। It has been suggested by psychologists that giftedness from the teacher point of view depends on the combination of high ability, high creativity and high commitment. अगर किसी टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछोगे तो कोई बंदा अगर हम कह रहे हैं कि वो गिफ्टेड है तो मतलब वो काफी हाई एबिलिटी शो कर रहा है, क्रिएटिविटी उसकी हाई है और कमिटमेंट भी बहुत हाई है उसकी, ठीक है। गिफ्टेड चिल्ड्रन शो अर्ली साइंस ऑफ इंटेलेक्चुअल सुपीरियरिटी, यानी कि जो गिफ्टेड चिल्ड्रंस होते हैं धीरे धीरे वो अपना ना खुद ही दिखाना शुरू कर देते हैं कि उनको कुछ ज्यादा आता है, दे आर वेरी intellectual, intelligent and everything. Even during infancy and early childhood, they show larger attention span, good recognition memory. स्टार्टिंग में भी, बचपन में भी उनका जो अटेंशन स्पैन होता है काफ़ी ज़्यादा होता है, काफ़ी अच्छे से याद रख पाते हैं। कुछ बच्चे देखते हैं हम लोग की बहुत ही अलग है, मतलब वो सब कुछ याद रख रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। प्रेफरेंस होती है उनकी नोबिलिटी के लिए, अच्छा करने के लिए। सेंसिटिविटी होती है इन्वायरमेंटल चेंजेस के लिए। एंड अर्ली अपीयरेंस ऑफ लैंग्वेज स्किल, बहुत जल्दी लैंग्वेज सीख जाते हैं, समझ जाते हैं। To equate giftedness with brilliant academic performance is not correct. Basically, अगर मैं बोलूँ कि मैं बोल दूँ कि गिफ्टेड मतलब बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस होगी एकेडमिक्स में, तो वो गलत है। एथलीट जिनकी बहुत ही अच्छी साइकोमोटर एबिलिटी है, बॉडी से रिलेटेड, ठीक है, वो भी गिफ्टेड है। कई लोग बहुत अच्छा खेलते हैं, एक्सट्रीम लेवल अच्छा खेलते हैं, तो ये थोड़ी कि वो एकेडमिक्स में टॉप करेंगे, बट येस वो अपनी फील्ड में टॉप करेंगे। सो हर एक गिफ्टेड स्टूडेंट की अपनी खुद की स्ट्रेंथ होती है, पर्सनैलिटी होती है, कैरेक्टरिस्टिक होती है। सम इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गिफ्टेड चिल्ड्रन, कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स किसी भी गिफ्टेड चिल्ड्रन की। एडवांस लॉजिकल थिंकिंग, अच्छे से सोच पाते हैं वो फटाफट से। क्वेश्चनिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग बिहेवियर होता है उनका। हाई स्पीड इन प्रोसेसिंग इन्फॉर्मेशन, बहुत जल्दी से इन्फॉर्मेशन प्रोसेस करते हैं। सुपीरियर जनरलाइजेशन एंड डिस्क्रिमिनेशन एबिलिटी, फटाफट से समझ जाते हैं कि क्या चीज़ ओवरऑल है, क्या चीज़, क्या डिफरेंस है इसके बीच में। सोचते बहुत ही ओरिजिनल वे में सोचते हैं, क्रिएटिव थिंकिंग होती है। इंट्रिंसिक मोटिवेशन बहुत ज़्यादा होती है, हाई स्टीम बहुत ज़्यादा होती है, मतलब अपने आप ही मोटिवेटेड रहते हैं कि करना है, टॉप करना है, ये करना है, वो करना है, बेस्ट करना है। इंडिपेंडेंट एंड नॉन कॉन्फॉर्मिस्ट थिंकिंग, यानी खुद होते हैं, किसी से एकदम इन्फ्लुएंस नहीं होते, अपना खुद का पॉइंट ऑफ व्यू होता है। प्रेफरेंस फॉर सॉलिटरी एकेडमिक एक्टिविटी फॉर लॉन्ग पीरियड, तो वो चाहते हैं अलग अलग एक्टिविटीज़ में परफॉर्म करना, ये सब चीज़ें करना, तो ये सब उनकी क्वालिटी होती है। अगर कोई ऐसा गिफ्टेड है तो उसमें ये सब चीज़ें आपको दिख जाएंगी जनरली। परफॉर्मेंस ऑन इंटेलिजेंट टेस्ट इज नॉट द ओनली मेजर फॉर आइडेंटिफाइंग द गिफ्टेड। केवल इंटेलिजेंस टेस्ट से हम नहीं पता, मतलब दिस इज नॉट द ओनली वे जिससे हम कह दें कि वो गिफ्टेड है। कई सारे सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन, जैसे कि टीचर की जजमेंट, टीचर क्या सोचती है बच्चे के बारे में, स्कूल अचीवमेंट रिकॉर्ड्स, कैसा रिकॉर्ड रहा है, पेरेंट्स खुद, इंटरव्यू, पीयर, उसके आसपास के लोग, सेल्फ रेटिंग, खुद से देखना कि हमें क्या पता है क्या नहीं पता,
ये सारी चीज़ें कॉम्बिनेशन में यूज़ कर सकते हैं इंटेलेक्चुअल असेसमेंट के लिए अपने ब्रेन के बारे में कि हम कितने इंटेलिजेंट हैं. To reach their full potential, gifted children require special attention and different educational program beyond those provided to normal children in regular classroom. जैसे हम लोग कहते हैं ना कि जो बच्चे हम कह रहे हैं कि डिसेबल्ड हैं या फिर वो फुली डेफिशिएंट है इंटेलेक्चुअल लेवल पे, उनके लिए अलग प्रोग्राम चाहिए. तो सेम गोज विद दोज जो बहुत हाईली इंटेलिजेंट है. कोई पर्सन जो बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ पा रहा है, बहुत हाई इंटेलिजेंट है, ऐसे में वो बच्चे, ऐसे बच्चों को हम कहें तो वो धीरे 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 मतलब कहते हैं ना कि इम्प्रूव करते हैं, बट उनको भी स्पेशल कोर्सेज चाहिए होते हैं. दीज में इंक्लूड लाइफ एनरिचमेंट प्रोग्राम, जैसे कि बच्चे के थिंकिंग स्किल्स, प्रोडक्टिव थिंकिंग, प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग, कम्युनिकेशन, ये सब इम्प्रूव हो जाए तो प्रोग्राम्स की हेल्प से वो ये सब अचीव कर सकते हैं. ठीक है, दैट इज़ वन थिंग. एंड आई थिंक वी आर डन फॉर टुडे, बिकॉज इसके बाद जो इंटेलिजेंट टेस्टिंग है उस पर मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगी, कवर करूंगी. बट दिस वॉज ऑल अबाउट द टेस्ट इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन इंटेलिजेंस. और ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है. अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली डू नॉट फॉरगेट टू चेक द प्लेलिस्ट. आपको काफ़ी सारी काम की वीडियोस में मिल जाएंगे. थैंक यू सो मच. हैव अ नाइस डे. आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम इन द नेक्स्ट वीडियो.